A very good morning, my dear students. Today we will start with the new chapter that is laws of motion. इस चैप्टर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको जैसे कि पहले ही पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक जो छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसको भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ पता होता है। कैसे? मान लीजिए उसने आज किसी टॉय के साथ खेला है और उसने एक जगह पे रख दिया। नेक्स्ट डे वो उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसने वो टॉय रखा है। ठीक है, उसको पता है कि मेरा टॉय वहीं पे होगा जहाँ मैंने रखा था, पर बेशर्ते किसी ने उठाया ना हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं अरिस्टोटल फैलेसी। अरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे ग्रीक के, जिन्होंने ये बोला था कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव करती है तो उसको मूव करने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, ध्यान से सुनना ये चीज़, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसको मूव करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए। तो अब मान लीजिए कोई बॉल है, उसको हम फेंकते हैं। ठीक है, बॉल को फेंका तो वो कुछ समय बाद रुक गई। ठीक है ना, तो अब रुकी क्यों? उसको तो चलते रहना चाहिए था, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। कौन सी? फ्रिक्शन। पर फ्रिक्शन ने तो उसको रोक दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अरिस्टोटल ने ये बोला था, उसके कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं हर चीज़ के, तो वो गलत साबित हो गए। कि उन्होंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, पर वो तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स ही है ना, पर उसकी वजह से तो ऑब्जेक्ट रुक जाती है। ठीक है, तो ये थी व्हाट इज अरिस्टोटल फैलेसी। तो थोड़ा सा मैंने लिखा है, ये ध्यान से देख लो। On the basis of daily life experiment, the Greek philosopher Aristotle asserted that if a body is moving, some external force is required to keep the body moving. मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए, ये अरिस्टोटल ने बोला। So, according to Aristotle, an external force is required to keep the body in uniform motion. But there was flaw in Aristotle's argument. क्या था? For example, when a ball moves on the floor, it stops after some time due to external force. रुक जाती है वो, और वो external force कौन सी है? Frictional force that is between floor and the ball. If there were no friction, no external force would be needed to maintain. यदि कोई वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नो एक्सटर्नल फोर्स would be needed to maintain the state of uniform motion of the body. ठीक है ना, दिस इज द ट्रू लॉ ऑफ नेचर फॉर फोर्सेस एंड मोशन। कहते मान लो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर जो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी। ठीक है ना, पर फिर उसने फिर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं है, पर उन्होंने क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तभी ऑब्जेक्ट मूव करती रहेगी, पर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स थी, उसकी वजह से रुक गई। ठीक है ना, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होएगी तो वो मूव करती रहेगी। ठीक है ना, तो ये थी अरिस्टोटल फैलेसी। उसके बाद गैलीलियो आए, उन्होंने कुछ इसी बेस के ऊपर, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए। सिंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ किया, टू इंक्लाइन प्लेन के साथ किया। ठीक है ना, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, आगे जाके न्यूटन ने उनको फॉर्मुलाइज किया। ठीक है, न्यूटन ने क्या उनको फॉर्मूले में जिसको बोलते लिखा उन्होंने। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया पहले, सबसे पहले अब क्या बोला गैलीलियो जी ने बोला, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। सो गैलीलियो कंक्लूडेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज दैट if net external force is zero, a body at rest continues to be at rest and a body in uniform motion continue to move uniformly along the same straight line. गैलीलियो ने क्या बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, लॉ ऑफ इनर्शिया चाहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलते हैं कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो यही बोला है, यदि एक्सटर्नल फोर्स है ही ज़ीरो, कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही है, ठीक है ना,
तो फिर जो बॉडी रेस्ट पे है तो उसने रेस्ट पे ही रहना है, और जो मूव कर रही है तो उसने मूव करते रहना है, ठीक है ना। और यदि फोर्स अप्लाई होगी तो वो रेस्ट में ना रह के मूवमेंट में आ जाएगी, जो मूव होती है वो डायरेक्शन चेंज करेगी, जा रेस्ट पे आएगी, ठीक है ना। तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट एंड अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली। ये किसने बोला? गैलीलियो जी ने ये बताया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था ऑन अ सिंगल इंक्लाइन प्लेन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ सिंगल इंक्लाइन प्लेन मीन्स एक ही प्लेन लिया उन्होंने, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया कि एक ऐसे ढलान जिसको बोलते हैं, ऐसे स्लोप वाला लिया, यहाँ पे कोई बॉल रखी और नीचे को उसको मूव होते हुए देखा, ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने क्या देखा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही क्यों? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी भी तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है अपनी तरफ खींचने को, ठीक है। तो पहला क्या केस था? एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन मस्ट एक्सेलरेट्स और इट्स स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा केस उन्होंने लिया, अपोजिट ले लिया, अपवर्ड स्लोप ले ली। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, तो उन्होंने देखा कि जैसे हमने फेंका अब ये ऊपर को जा रहा है अपवर्ड में, पर ग्रेविटी तो नीचे की तरफ उसको एक पीछे की तरफ बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो उसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन रिटार्ड्स, रिटार्ड मीन्स कम होना। थर्ड वन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि कोई प्लेन लिया उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो जो ऑब्जेक्ट होएगी वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी, ठीक है। हम मान तो लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, पर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होता ही है फ्रिक्शन, ठीक है। आप जितना भी मर्जी मान लो कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप आगे देखोगे। उसके बाद गैलीलियोज सेकंड एक्सपेरिमेंट, फिर उसने दो स्लोप्स ली, ठीक है ना। ऐसे कोई लिया, ठीक है, उसके ऐसे ये जो दो प्लेन ले लिए, इनकी जो स्लोप है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से जब बॉल को उन्होंने ऐसे फेंका तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये लगभग जहाँ जिस हाइट से इसको फेंका गया ना, उस हाइट से लगभग या उससे थोड़ा सा कम ये डिस्टेंस कवर करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पहले माना था कि फ्रिक्शन नहीं है, पर फिर भी फ्रिक्शन हल्का फुल्का होता ही है, ठीक है। वैन देयर वॉज नो फ्रिक्शन, हम अपने रिजल्ट कई बार निकालने के लिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं, अच्छा मान लो किसी चीज़ को इजी बनाने के लिए कि अच्छा मान लेते हैं कि ये है ही चीज़ नहीं है, पर फिर भी वो हल्की फुल्की होगी, ठीक है। when there was no friction between the ball and plane's surface, then the ball reaches the same height on the other smooth inclined plane, ठीक है। इनके हिसाब से तो जितना यहाँ से जितना गया उतना ही इसको ऊपर आना चाहिए था, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, देन द फाइनल हाइट इज लेस देन द इनिशियल हाइट, कुछ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। ये था ऑन टू इंक्लाइन प्लेन, जब इन्होंने दो स्लोप्स ले ली, ठीक है, इक्वल स्लोप्स हैं। अब दूसरे केस में इस स्लोप को ऐसे छोटा कर दिया, इधर को कर दिया, फैला दिया इसको, ठीक है। तो फिर देखो क्या होता है। व्हेन द स्लोप ऑफ सेकेंड इंक्लाइन प्लेन, ये वाला आपका फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका सेकेंड इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। व्हेन द स्लोप ऑफ सेकेंड इंक्लाइन प्लेन वाज डिक्रीज्ड, अब इस स्लोप को हमने डिक्रीज कर दिया, एंड द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड, द बॉल स्टिल रीचेज द सेम फाइनल हाइट, बट द बॉल हैज़ टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब उसकी स्लोप ऐसे बढ़ा दी है, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा वहीं उसी हाइट पे पहुंचने की, पर उसको अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट में ये जो स्लोप है बिल्कुल ही ज़ीरो कर दी, इसको ऐसे था ना, बिल्कुल ही ज़ीरो कर दी, ठीक है। तो फिर हमने क्या माना कि फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में फिर क्या होगा, बॉल को फेंका और वो हमेशा चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पर फिर भी वही बात आ गई कि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आगे रुकेगी, ठीक है। तो परपेचुअल मोशन का मतलब होता है लगातार,
यदि फ्रिक्शन नहीं होएगा तो ये लगातार मोशन होता रहेगा। सो व्हेन द स्लोप ऑफ सेकंड स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इज मेड ज़ीरो, इसका जो स्लोप है ज़ीरो बन गई ना, सीधी जा रही है, दैट इज मेड हॉरिजेंटल, द बॉल ट्रेवल्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस इफ देयर इज नो friction, but in actual the ball comes to rest after some finite distance on horizontal plane because friction can never be eliminated totally। बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया? सिर्फ आपने क्या, एक कहानी समझ लो आप, कि सबसे पहले अरिस्टोटल आए, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती ही है, पर उनकी ऑब्जेक्ट्स रुक जाती थी क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। उसके बाद गैलीलियो आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक सिंगल इंक्लाइन प्लेन लेके, एक डबल इंक्लाइन प्लेन लेके। सिंगल में उन्होंने पहले डाउनवर्ड स्लोप ली, फिर अपवर्ड स्लोप ली, फिर कोई स्लोप नहीं ली, फिर जब डबल दो स्लोप्स ली तो फिर देखा कि ऑब्जेक्ट हमने एक से फेंकी है, दूसरी हाइट वो मैक्सिमम वही उतने तक ही जाएगी, पर एक्चुअली वो थोड़ी सी कम जाती है। फिर उन्होंने स्लोप को कम कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ा, और तीसरे केस में जो सेकंड स्लोप है वो बिल्कुल भी नहीं ली, तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, पर यदि हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है तो वो परपेचुअल मोशन को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब आ जाओ न्यूटन्स। अब न्यूटन्स ने अपने उन्हीं लॉ को आगे किया और उनको फॉर्मुलाइज किया। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज to remain in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। जब तक external force नहीं लगेगी वो अपनी state change नहीं करेगा। ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब इस चैप्टर में हम किसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं? फोर्स के बारे में कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई होगी तो ये होगा, ना होगी तो ये होगा, ये चीज़ है ना। Hence, force may be defined as that external agency which, while acting on a body, changes its state of rest or of uniform motion in a straight line। इसका मतलब एक फोर्स एक क्या चीज़ है? एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है, या तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करती है या उसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, अब इसके तीन एक्सप्लेनेशन की है न्यूटन्स ने, तीन पार्ट्स में की है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ आपने समझना ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम आता है। ठीक है, थ्योरेटिकली, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इतना कुछ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये चीज़ आई कहाँ से है? ठीक है ना, नहीं तो हमने तो यही हमेशा सुना था कि क्या है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एक सेब है वो पेड़ से गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है ना, तो वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने अपने माइंड में रखनी है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो रेस्ट में ही रहेगी। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दूसरा, फॉर एग्जांपल चेयर लाइंग इन द रूम, बुक ऑन द टेबल, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, तो मैं यहाँ पे बुक रखी हुई है, रहने देती हूँ इसी पे, यहीं पे, उठाती नहीं हूँ। ठीक है ना, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन एक ही स्पीड के साथ जा रही है तो वो चलती रहेगी। उसको यदि चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बट इट इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस। और वही जो गैलीलियो ने बोला था, ठीक है ना, और रोलिंग बॉडी है कोई, ठीक है, रोल कर रही है बॉडी कोई, ठीक है, तो वो तो बाद में रुकेगी कभी ना कभी, किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे जा रही है तो उसने इस तरफ जाना है, तो उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करनी ही पड़ेगी।
ठीक है। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बोथ इम्प्लाई ज़ीरो एक्सेलरेशन। यदि कोई रेस्ट पे है तो मूव नहीं कर रही, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या होएगा, ज़ीरो। यदि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब सो इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लग रही। यदि फोर्स ही नहीं लग रही तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होएगा, और वाइस वर्सा। यदि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो है, यदि फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। सिंपल सी बात है। तो ये न्यूटन्स के 3 पार्ट्स में उसने इसको डिवाइड कर दिया था। समझ में आया। नेक्स्ट है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं, यदि आपको याद हो कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है ना। अब ये डिराइव कहाँ से हुआ, तो बेसिकली हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये याद रखना है आप सबने, इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन आती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। कहता है ये जो मोमेंटम है ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, आपको इसकी डेरिवेशन में थोड़ी सी समझाती हूँ, बाकी हम देखते हैं क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अब हमें पता है p क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब पहले तो ये चीज़ है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, हम इसको ख़त्म करते हैं, इक्वल लगा के का कांस्टेंट साइन आ जाता है k, ठीक है, k dp अपॉन dt। सो f इज इक्वल टू k। अब p की वैल्यू क्या है, mv, मास इंटू वेलोसिटी। k इज इक्वल टू, मास तो कांस्टेंट होता है, ये तो कभी भी नहीं चेंज होता, ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट होती, जो बाहर ले आओ तो अंदर क्या रहेगा, dv अपॉन dt। तो ये क्या बन गया, k मास dv अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये आ गया f। यदि हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसकी वैल्यू 1 मान लें तो f क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही क्या है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके यूनिट्स लिखने हो, एक तो न्यूटन होते ही है, हमें पता ही है, ये कौन से है, एसआई यूनिट। दूसरे मास के क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, किसके यूनिट है, फोर्स के। अब यदि हमने सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में क्या है, फोर्स के यूनिट डाइन, और यदि उसमें करें मास में आ गया ग्राम, या होते ग्राम, मीटर की जगह आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी फोर्स के यूनिट है। और हमें पता है एक चीज़ हमने फर्स्ट यूनिट में देखी थी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये भी आपने याद रखना है। समझ में आ गया बच्चे। तो ये देखो यही हमने किया हुआ है। Let a body of mass m moving with velocity v, then linear momentum of the body is p क्या है, mass into velocity, put it number 1। So come to the next page। ये देखें, अब इसको मैंने क्या लिख लिया, ext, f external, if f external be external force then f external is directly proportional to dp upon dt। तो f एक्सटर्नल क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म है, k dp अपॉन dt, k इज़ अ कांस्टेंट, p की वैल्यू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे पुट की हमने, मास कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dv बाई dt एक्सेलरेशन बन गया। यदि k की वैल्यू 1 माने तो f एक्सटर्नल क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो सिंपली f इज इक्वल टू m। ठीक है, तो यूनिट्स क्या हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स की ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, डिफाइन फोर्स। तो आप क्या करोगे, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम।
क्योंकि न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। तो कहता है कि एक बॉडी 1 न्यूटन कब होती है, उसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन कब होती है, इफ़ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास। 1 किलोग्राम मास के ऊपर यदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं 1 न्यूटन। और डाइन में CGS में डाइन और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, that is this one. Clear? So this is your today's lecture and next topic we will do in the next video. Okay.